सुप्रीम कोर्ट का एटमॉस्फेयर हाल ही में अनयूजुअली टेंस था जब बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान सिटीजनशिप स्टेटस को एग्जामिन करने का अधिकार है? दर्शकों, ये पूरा डिस्प्यूट एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे एडल्ट सफरेज का स्कोप क्या है, सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, और क्या इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। हियरिंग में आर्गुमेंट शार्प, लेयर्ड और पॉलिटिकली चार्ज थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थी कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस। हियरिंग के दौरान बेंच ने रिपीटेडली एक पॉइंटेड क्वेरी रखी। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी वोटर की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करता है, क्या वो सिर्फ एज और रेसिडेंस चेक करे या फिर वो एक इनक्वेसिटोरियल इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकता है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स, एंटेसिडेंट्स, ओरिजिन्स और सिटीजनशिप के इंडिकेटर्स मांग सकता है। कोर्ट ने सेक्शन 19 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का रेफरेंस दिया और क्लियर किया कि सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी की बैकबोन है। जस्टिस बागची ने एक कंपेलिंग हाइपोथेटिकल दिया जो इंस्टेंटली डिबेट का सेंटर पॉइंट बन गया। इफ एन इलीगल इमिग्रेंट हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 10 years, शुड दैट इंडिविजुअल रिमेन ऑन द इलेक्टोरल रोल्स? इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि कोर्ट बेसिक प्रिंसिपल को चैलेंज कर रही है कि क्या एज प्लस रेसिडेंस ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप प्रिज्यूम करवा सकता है। उन्होंने शार्पली रिमार्क किया, to say that citizenship is to be presumed whenever these two parameters are present, mainly residence and age, is perhaps incorrect. Citizenship is independent of residence and age. It is a constitutional requirement. लेकिन पिटिशनर्स के सीनियर एडवोकेट्स शदान फरासत और पीसी सेन ने इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया। उनका प्राइमरी स्टैंड ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी एंगल से सिटीजनशिप डिटरमाइन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के स्कीम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल सिर्फ इतना ही है कि वोटर 18 का है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सिटीजनशिप स्टेटस का डाउट हो तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रेफर होना चाहिए और फाइनल डिटर्मिनेशन सिर्फ फॉरेन ट्राइब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। एडवोकेट फरासत रिपीटेडली स्ट्रेस करते रहे कि एसआईआर प्रोसेस ने सिटीजन्स पर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बर्डन डाल दिया है, जिसमें उन्हें अपनी नेशनैलिटी प्रूव करनी पड़ती है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि समरी इंक्वायरी के बेसिस पर वोटर्स को रोल से हटाना एक इलीगल शॉर्टकट है। एडवोकेट फरासत ने आर्टिकल 326 का पूरा फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया और कहा कि एडल्ट सफरेज के 3 ही पिलर्स हैं, इंडियन सिटीजनशिप, अटेनमेंट ऑफ 18 years एंड नो स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन। और उनके हिसाब से एसआईआर इस एब्सेंस को डिस्टॉर्ट कर रहा है बाय टर्निंग ईसीआई इनटू अ डी फैक्टो सिटीजनशिप ट्राइब्यूनल। उन्होंने शार्पली क्वेश्चन किया, if for existing voters there is a legal presumption, then that, my lords, cannot be undone by inquisitorial process. It has to be a full-fledged process for existing voters. कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि इंक्वायरी और डिटर्मिनेशन में क्लियर डिस्टिंक्शन है। इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज का डोमेन है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक और शार्प क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी इंक्लूजन पर स्ट्रॉन्ग डाउट हो, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्वायरी नहीं करेगा? कैन द ईसीआई अंडरटेक एन इंक्वायरी वेयर एन इंक्लूजन लुक्स लाइक हाईली डूबियस टू स्ट्रीमलाइन द इलेक्टोरल प्रोसेस? बेंच का ये व्यू था कि ईसीआई के पास एटलीस्ट इतना राइट होना चाहिए कि वो कंट्री के इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन और क्रेडिबल बनाए, वरना आर्टिकल 324 का ब्रॉड मैंडेट मीनिंगलेस हो जाएगा। इसी के बाद फिर वो एक डीपर पॉइंट की तरफ मूव किए। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिजम्पटिव स्टेज ऑफ सिटीजनशिप डिसाइड कर सकता है इंक्लूजन के लिए? इस पॉइंट पर जस्टिस बागची ने एक और हार्ड हिटिंग एंगल रेज किया जो इस डिबेट का मॉरल कोर टच करता है। अगर एक इलीगल इमिग्रेंट 10 साल से रह रहा है और एज और रेजिडेंस के डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, क्या उसको ऑटोमेटिकली वोटर रजिस्टर कर देना चाहिए? उनके वर्ड्स डिस्टर्बिंगली लॉजिकल थे। एन इलीगल इमिग्रेंट रिजाइडिंग फॉर लॉन्ग, will that give rise to a presumption of citizenship? Look at this situation. An illegal immigrant resides in India for 10 years, so he should be on the voter list by default. इस आर्ग्यूमेंट ने पिटिशनर्स के स्टैंड को डायरेक्टली चैलेंज किया कि अगर ईसीआई सिर्फ एज रेजिडेंस वेरीफाई करे तो इलीगल इमिग्रेशन का इंटायर इकोसिस्टम इलेक्टोरल रोल्स में सीप कर जाएगा। लेकिन एडवोकेट फरासत अपने स्टैंड पर फर्म रहे कि सेक्शन 16 के तहत ही डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है और बर्डन स्टेट पर है। वो रिपीटेडली कहते रहे कि आरओपीए इस स्ट्रक्चर को कॉन्शियसली प्रिजर्व करता है। इस पर जस्टिस बागची पॉइंटेड आउट कि एडवर्सेरियल सिस्टम में बर्डन होता है, लेकिन इन एन इनक्विजिटोरियल सिचुएशन देयर इज नो बर्डन। हियरिंग की इंटेंसिटी तब और बढ़ गई जब एसआईआर को एनआरसी लाइक एक्सरसाइज डिस्क्राइब करने वाली सबमिशंस प्रोमिनेंट हुई। एडवोकेट निज़म पाशा ने कहा कि ये एनआरसी टाइप प्रोसेस लग रहा है। उन्होंने हाईलाइट किया कि मेयर नॉन सबमिशन ऑफ फॉर्म को इलीगल इमिग्रेंट टैग से इक्वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट एक लीगल स्टेटस है जो एप्रोप्रिएट इंक्वायरी के बाद ही असाइन हो सकता है, नॉट ऑन मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सस्पिशन। एडवोकेट शाहरुख आलम ने सेक्शन 21(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की इन सच अ मैनर एज इट मे थिंक फिट
फ्रेज का डिटेल इंटरप्रिटेशन दिया। उनका क्रूशियल आर्गुमेंट था कि इस फ्रेज का मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं होता। रूल्स ऑलरेडी रिवीजन के 4 मोड्स देते हैं, इंटेंसिव, समरी, पार्टली इंटेंसिव, पार्टली समरी। जब इलेक्शन कमीशन ने इंटेंसिव चूज कर लिया तो वो उसके प्रोसीजर फ्रेमवर्क से बन गए हैं। उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि सच मैनर का मतलब रैंडमली डिवाइस प्रोसीजर नहीं हो सकता। ये आर्गुमेंट हाई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि ईसीआई के आर्टिकल 324 पावर्स का स्कोप इस इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। एडवोकेट फौजिया शाकिल ने प्रोसीजरल लैप्सेस और मेलाफाइट्स के सीरियस एलिगेशंस रेज किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का पूरा प्रोसेस हेस्टी, ओपेक एंड इलेक्शन ईयर सेंसिटिव है। बिहार एसआईआर का एग्जांपल देते हुए उन्होंने हाईलाइट किया कि 65 लाख डिलीशंस में से ईसीआई ने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन रिस्टोर हुआ और कैसे वेरीफाई किया गया। उनके सबमिशंस में एक शार्प लाइन थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये ओपेसिटी अनएक्सेप्टेबल है। एडवोकेट शाकिल ने वार्निंग दी कि 12 स्टेट्स में ड्राफ्ट रूल्स 16 दिसंबर को पब्लिश होने वाले हैं और करंट पैटर्न के बेसिस पर मास डिलीशंस का हाई रिस्क है। उनके वर्ड्स चिलिंग थे। रॉन्गफुल डिलीशन का लेटर क्लेम्स ऑब्जेक्शन प्रोसेस से क्योर नहीं हो सकता। इस पूरी डिबेट का कोर ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप डाउट कर सकता है। पिटिशनर्स के हिसाब से नहीं और कोर्ट के हिसाब से मे बी, बट डिटर्मिनेशन का राइट नहीं है। बेंच रिपीटेडली ये सिग्नल दे रहा था कि अगर रेजिडेंशियल प्रूफ एंड एज प्रूफ ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप प्रिज्यूम करेगा तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी को रिस्क होगा। लेकिन अगर ईसीआई सिटीजनशिप डिटरमाइन करेगा तो वो अपनी स्टैट्यूटरी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा। आर्ग्यूमेंट्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर क्लियरली विजिबल था। आर्टिकल 324 का ब्रेड्थ और आरओपीए का प्रिसीजन। बेंच ये देखना चाह रही थी कि आर्टिकल 324 को गैप फिलिंग पावर के रूप में प्रिजर्व रखा जाए या इंडिपेंडेंट प्लेनरी पावर के फॉर्म में एक्सपैंड किया जाए। पिटिशनर्स उस एक्सपेंशन से अफ्रेड हैं क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव स्टाइल वेरिफिकेशन का थ्रेट देख रहे हैं। हालांकि कोर्ट कंटामिनेटेड इलेक्टोरल रोल्स को थ्रेट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को थर्सडे तक के लिए एडजर्न कर दिया है और क्लियर किया है कि ये हियरिंग अपकमिंग इलेक्शंस, सिटीजनशिप लॉ इन्फोर्समेंट, एनआरसी पॉलिटिक्स और नेशन वाइड वोटर ट्रस्ट के डीपली इंटरकनेक्टेड कंसर्न्स को टच करेगी। एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब सिर्फ कोर्टरूम की डिबेट नहीं बल्कि पूरा नेशनल कन्वर्सेशन बन गया है। अगली हियरिंग में कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या ईसीआई के पास एक लिमिटेड इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी का राइट है या फिर क्या सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का कोई भी स्टेप उसके मैंडेट से बाहर है। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर इंटरप्रिटेशन, वोटर राइट्स का स्टेबिलिटी और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी सब कुछ इस केस पर डिपेंड करता है। इंडिया की डेमोक्रेसी की बैकबोन इलेक्टोरल रोल्स का डेफिनेशन चेंज हो सकता है और ये हियरिंग एक रिमाइंडर है कि सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है जिसे लाइटली प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता।